नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 6। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है हाशियाकरण से निपटना। अब हाशियाकरण क्या होता है ये ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 5 में बहुत ही बारीकी से डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस चैप्टर में हमें बात करनी है कि हाशियाकरण से निपटने के लिए क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनका इस्तेमाल अभी तक लोगों ने किया है एंड आगे चल करके आप इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके हाशियाकरण से निपट सकते हैं। अच्छा, ये चैप्टर केवल हाशियाकरण के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके साथ में अगर अन्याय होता है, ठीक है, आपके अधिकारों का हनन होता है, आपके साथ भेदभाव किया जाता है, तब भी आप इन तरीकों का इस्तेमाल करके उनसे निपट सकते हैं। तो आज के इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। अब इससे पहले कि आज के इस चैप्टर में हम आगे बढ़ें, हाशियाकरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखो, वैसे तो हमने हाशियाकरण को चैप्टर नंबर 5 में बहुत ही बारीकी से डिस्कस कर लिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें हाशियाकरण के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो चैप्टर नंबर 5 में हमने अभी तक जो जो डिस्कस किया है उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एंड हाँ, प्लीज आप सभी लोग जाकर के एक बार चैप्टर नंबर 5 का वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपको भी हास्यकरण के बारे में उतनी ही जानकारी हो जाए जितनी अभी तक क्लास 8 के एनसीईआरटी पॉलिटी में दी गई, ताकि आपको ये चैप्टर समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। ओके, तो चैप्टर नंबर 5 में हमने सबसे पहले बात की थी कि हास्यकरण का मतलब क्या होता है, जहां पर हमने बेसिकली हास्यकरण की डेफिनेशन को समझा था। हमने वहां पर बात की थी बेसिकली हास्यकरण शब्द का इस्तेमाल हम हमारे समाज में रहने वाले ऐसे अल्पसंख्यक समूह, समुदाय या अल्पसंख्यक लोगों के लिए हास्यकरण शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें समाज में किनारे पर ढकेल दिया गया हो, या फिर जिन्हें समाज में किसी न किसी तरह से बेदखली का एहसास होता है। उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिनको हमने चैप्टर नंबर 5 में बारीकी से डिस्कस किया था। इसके बाद में हमने चैप्टर नंबर 5 में दूसरे नंबर पे बात की थी हाशियाई समुदाय के साथ में होने वाले भेदभाव के बारे में। अब भेदभाव के पीछे कई सारे रीजंस होते हैं जिनको हमने चैप्टर नंबर 5 में बहुत ही बारीकी से समझा था। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 5 का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर जो हमने बात की थी वो ये थी कि हाशियाई समुदायों के साथ में उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। ठीक है, हम सभी को संविधान से अधिकार मिलते हैं, मौलिक अधिकार दिए गए, ठीक है, एंड इसके अलावा भी कई सारे अधिकार हैं जो संविधान से हमें मिलते हैं। तो हाशियाई समुदायों के अधिकारों का बहुत बड़े पैमाने पर हनन किया जाता है। इसको हमने आदिवासियों का एग्जाम्पल लेकर के बहुत ही बारीकी से समझा था। तो अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 5 के वीडियो में जाकर के इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो जाकर के पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अभी तक की रिसर्च एंड मौजूदा डेटा के माध्यम से, जो डाटा अभी तक आया है रिसर्च का एंड कई सारे सरकार है जो जनगणना वगैरह करवाई थी, उसका जो डेटा अभी तक का अवेलेबल है, इसके माध्यम से हमने ये भी समझने का प्रयास किया कि अलग अलग क्षेत्रों में इसके हमें क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव देखने को मिला, रोजगार के क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव देखने को मिला, एंड संसाधनों के क्षेत्र में कि भाई हाशियाकरण के जो लोग हैं उनको कितने संसाधन उपलब्ध हैं, एंड कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमने यहाँ पर समझा था चार्ट के माध्यम से। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो सरकारी नौकरी में इन हाशियाई समुदायों का कितना प्रतिशत है, ठीक है, विभिन्न धर्मों के में साक्षरता अर्थात शिक्षा, इसकी हमने यहाँ पर बात की थी। एंड इसके अलावा मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में हाशियाई समुदायों को कितनी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, साक्षरता का दर हाशियाई समुदाय के लोगों में कितना है, एंड इसके अलावा सरकारी नौकरियों में कितने हाशियाई समुदाय के लोग रहते हैं, ये सभी चीजें हमने डेटा के माध्यम से यहाँ पर समझने का प्रयास किया था। एंड इसके अलावा अगर आप देखो तो प्रधानमंत्री की उच्च समिति की रिपोर्ट की भी हमने यहाँ पर चर्चा की थी। इसके अलावा भारत की जो जनगणना करवाई गई थी, जनगणना में भी कई सारी ऐसी चीजें निकल के आती जिनको हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया था। एंड इसके अलावा इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 जो आई थी, इसमें कई सारी कम्युनिटीज मतलब शामिल थी जिन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था। अगर आप इसमें देखोगे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, टूवर्ड सोशल इंक्लूजन हो गया, मेन पावर रिसर्च हो गया, योजनाएं हो गया, भारत सरकार नई दिल्ली, इन सभी लोगों ने मिलकर के इसके पीछे की रिसर्च की थी और फिर उसका डेटा दिया गया था। तो इन सभी डेटा के माध्यम से हमने ये भी समझने का प्रयास किया कि इसका अलग अलग क्षेत्रों में क्या हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, हास्यकरण को समझने के लिए आप जाकर के इसका वीडियो देख सकते हो। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की एनसीईआरटी की एक स्पेशल सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हम क्लास 6 से लेकर के एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन दोनों की क्लास 8
8 तक की क्लासेस कंप्लीट करवा चुके हैं एंड पॉलिटी की 2 से 3 दिन के अंदर क्लास 8 तक की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमारी 9 से जो 12 तक की सीरीज चलेगी ये थोड़ी सी अलग होने वाली है। इसमें हम एक साइंटिफिक रिसर्च के साथ में अलग अलग चैप्टर्स को समझने का प्रयास करेंगे। नोट्स रेडी हो गए हैं एंड अब इसकी क्लासेस रिकॉर्ड की जा रही हैं एंड अब आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं 100% गारंटी के साथ में कि हमारी 9 से लेकर के 12 तक की जो क्लासेस अब आपको देखने को मिलेंगी, ऐसी क्लासेस आज तक आपने किसी के भी पेड कोर्सेज में भी नहीं देखी होंगी। आप जो देख रहे हो ना कि हमारी क्लासेस इतनी लेट हो जाती हैं, उसके पीछे का रीजन यही है कि हमारे जो नोट्स अब बना रहे हैं उनके पीछे बहुत अधिक रिसर्च कर रहे हैं। हर एक टॉपिक को कई सारे चीजों में रिसर्च करते हैं, उसको उसके बाद में ही नोट्स में डालते हैं। तो एनसीईआरटी के 9 से 12 तक की जो हमारे नोट्स आ रहे हैं एंड इसके अलावा इसकी जो वीडियोस आएंगे वो बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच के साथ में हमने उनके वीडियोस रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़े से स्पेशल होने वाले हैं, लेकिन आप सभी लोगों को बिल्कुल फ्री में इसकी क्लासेस देखने को मिलेंगे। नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा एंड हाँ, जिसे अभी तक के हमारे नोट्स परचेस करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स ले सकते हो। अदरवाइज हमने नोट्स की लिंक भी प्रोवाइड कर दी है, लिंक पर क्लिक करके भी आप लोग जाकर के एनसीईआरटी के नोट्स डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। जो आप लिंक के माध्यम से परचेस करते हो तो अपनी ईमेल करेक्ट लगाना, क्योंकि ईमेल पर ही नोट्स का एक्सेस जाता है। नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिखा होगा डाउनलोड एनसीईआरटी नोट्स, तो उसमें बताया गया है कि नोट्स को आप कैसे परचेस कर सकते हो। अब आज के इस अध्याय में हमें जो टॉपिक डिस्कस करने उनके ऊपर फोकस करते हैं। तो इस अध्याय में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए, असमानता कहें या फिर हास्यकरण कहें, इनसे निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए, ये हमें आज के इस चैप्टर में सबसे पहले समझना है। आजादी के बाद भी इस तरह के संघर्ष और दलीलें जारी है। देखो, अगर हम आजादी से पहले देखें तो इनका जो स्वरूप था कुछ अलग तरीके का हुआ करता था। अगर आप उस टाइम पर देखेंगे तो जातिवाद बहुत चरम पर था, छुआछूत बहुत ही चरम पर हुआ करता था एंड इसके अलावा साक्षरता की दर भी बहुत कम थी। सरकारी नौकरियों में जो निचली जाति के लोग हैं ये बहुत ही कम थे एंड आजादी की बात उस समय पर चली थी। तो आजादी से पहले असमानता की जो दलीलें हुआ करती थी, जो संघर्ष चलते थे, वो उनका स्वरूप अलग था। लेकिन आजादी के बाद भी संघर्ष और दलीलें जारी हैं, लेकिन इनका स्वरूप बदल चुका है। हम देखेंगे कि हाशियाई समूह अपने संघर्ष के दौरान संविधान का किस तरह से सहारा लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि विभिन्न समूहों को निरंतर शोषण से बचाने के लिए अधिकारों को कानून की शक्ल कैसे दी जाती है। अर्थात यहां पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि भाई जब भी किसी कम्युनिटी के साथ में बड़े पैमाने पर असमानता होती है या फिर उनके साथ में बड़े पैमाने पर उनके अधिकारों का हनन किया जाता है, ठीक है, तो उनके लिए विशेष कानूनों का जो प्रावधान किया जाता है, विशेष कानून बनाए जाते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या रहती है। अर्थात निरंतर शोषण से बचाने के लिए विभिन्न समूहों को उनके साथ होने वाले निरंतर शोषण से बचाने के लिए अधिकारों को कानून की शक्ल कैसे दी जाती है, अर्थात उनके लिए विशेष प्रावधान कैसे बनाए जाते हैं। इस टॉपिक को भी आज के चैप्टर में हम समझेंगे। यहां इस बात पर भी विचार करेंगे कि इन समूहों को विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह की नीतिगत प्रयास किए गए, अभी तक क्या क्या प्रयास किए गए हैं एंड आगे इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। उन टॉपिक्स को भी आज के इस चैप्टर में हम समझने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहली हेडिंग है मौलिक अधिकारों का उपयोग। अब हमें यहां पर डिस्कस ही करना है कि हाशिया समाज के लोगों ने अपने साथ हुए अन्याय से खुद को बचाने के लिए मौलिक अधिकारों का किस तरह से उपयोग किया। अच्छा, चैप्टर में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की ही बात क्यों की गई, क्या आप जानते हो? चलिए मैं इसका उत्तर आपको देता हूं। देखो, जब भी किसी भी व्यक्ति के साथ में अन्याय होता है तो हम कहते हैं कि उसके अधिकारों का हनन किया गया है, ठीक है। और जब भी अधिकार की बात आएगी तो वहां पर मौलिक अधिकार सबसे आगे खड़े आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए आज के इस चैप्टर में भी हम सबसे पहले मौलिक अधिकारों की ही बात करने वाले हैं कि जब हाशियाई समाज के लोगों के साथ में अन्याय हुआ तो उन्होंने इन मौलिक अधिकारों का किस तरह से उपयोग किया। देखो, मौलिक अधिकारों के बारे में ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 के बीच में ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक बातों को पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इन्हीं सिद्धांतों को मौलिक अधिकार के जरिए परिभाषित किया गया है। कहने का अर्थ यह है कि हमारे संविधान में कुछ सिद्धांतों को सूत्रबद्ध अर्थात संगठित करके रखा गया है। अब जो ये सिद्धांत हैं ये हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं, ठीक है। अर्थात अगर ये सिद्धांत नहीं होंगे तो हमारा समाज और राज्य व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं कहलाएगी। अब जो ये सिद्धांत हैं इन सिद्धांतों को ही हम मौलिक अधिकारों के नाम से जानते हैं। ये हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे संविधान में वैसे तो कई सारे प्रावधान, कई सारे अनुच्छेद, कई सारे नियम दिए गए हैं, लेकिन जो आपका मौलिक अधिकारों वाला खंड है, ये सबसे महत्वपूर्ण खंड माना गया है। ओके, क्योंकि इसमें अधिकारों की बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। जहां तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों का दो तरह से इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले याद रखना, संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए, ये अधिकार सभी भारतीय व्यक्तियों को, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, अमीर हो गरीब हो, भारत के किसी भी स्थान से क्यों ना आता हो, सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध है। ठीक है। दूसरा, जहां तक हाशियाई तबकों की बात है, अर्थात ऐसे लोग जिनको समाज में किनारे पर ढकेल दिया गया है, ठीक है, इन लोगों की अगर हम बात करें तो इन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। अब कौन कौन से तरीके हैं और किस तरह से इन्होंने कैसे इस्तेमाल किया इन मौलिक अधिकारों का, अब एक एक करके वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तरीके की अगर बात करें तो अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। जब भी इनके साथ में अन्याय होता था तो ये सरकार के पास में जाते थे और कहते थे कि भाई संविधान में मौलिक अधिकारों के जरिए हमें यह अधिकार दिया गया है और इस अधिकार को अगर देखें तो हमारे साथ में यहां पर अन्याय हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें छुआछूत की, ठीक है, तो हमारे संविधान में कहा गया है कि भाई छुआछूत अब नहीं रहेगी, सभी लोग समान हैं। ठीक है, छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया। लेकिन अगर हम समाज में देखें तो आज भी छुआछूत की प्रथा जारी है। अब जब हमारे समाज में रहने वाले ऐसे हाशियाई तबकों के साथ में इस तरह के क्रियाकलाप किए गए तो ये सरकार के पास में गए और इन्होंने कहा कि भाई मौलिक अधिकार में कहा गया है कि भाई हमारे साथ में अब छुआछूत नहीं किया जा सकता, लेकिन समाज में ऐसा हो रहा है। अब चूंकि मौलिक अधिकारों में ऐसा कहा गया और सरकार को जो ताकत मिलती है वो मिलती है संविधान से। सरकार जो है वो संविधान के अनुसार ही चलेगी। ठीक है, देश जो है संविधान के अनुसार ही चलेगा। इसलिए यहां पर जो हाशियाई समाज के लोग हैं उन्होंने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर के सरकार के ऊपर इस बात के लिए दबाव डाला कि उनके साथ में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करे। अर्थात इन मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। ठीक है, दूसरा तरीका इन्होंने क्या अपनाया, तो उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। देखो, ऐसा नहीं कि हमारे देश में जो अन्याय हो रहे हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है, कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट है, लेकिन उन कानूनों का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है। तो यहां पर जो हाशियाई समाज के लोग हैं, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा, जो कानून ऑलरेडी बने हुए हैं उन कानूनों को सख्ती से लागू करवाइएगा। बहुत सारे ऐसे कानून हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो अभी साल 2 साल पहले अगर आप देखोगे तो एक न्यूज आई थी, मंदिर में लोगों को प्रवेश नहीं मिल रहा था, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट बीच में आया और कई दिनों तक केस चला। केस के बाद में वहां पर उस मंदिर में जो दलित लोग थे उनको प्रवेश दिया गया। ठीक है, तो कानून तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं कि मंदिर में किसी व्यक्ति को जाति, धर्म या किसी अन्य वजह से आप जाने से नहीं रोक सकते, लेकिन रोका जा रहा था। तो ऐसे कानून जो बने हुए हैं उनको लागू करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डाला। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार मौलिक अधिकारों की भावनाओं के अनुरूप नए कानून भी बनाने पड़े हैं। अच्छा, जो नए कानून बनाने पड़े इनकी पूरी केस स्टडी दी गई हमारी क्लास 8 की एनसीईआरटी पॉलिटी में, जो कि आगे चल करके कुछ पॉइंट आज के ही चैप्टर में और कुछ पॉइंट अगले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहां पर हम कुछ अन्य बिंदुओं पर फोकस करते हैं। जैसे कि अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, अगले पॉइंट में बात की गई अनुच्छेद 17 की। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन, अस्पृश्यता या छुआछूत दोनों एक ही चीजें होती हैं, अर्थात छुआछूत को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, उन्मूलन किया जा चुका है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है कि अब किसी भी तरह से छुआछूत हमारे देश में नहीं होगी। ठीक है, अस्पृश्यता या फिर छुआछूत अब खत्म कर दी गई है। अर्थात कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिर में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। यह कहता है हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति, ठीक है, किसी भी दलित व्यक्ति को ना तो पढ़ने से रोक सकता है, ना मंदिर में जाने से रोक सकता है, और ना ही सार्वजनिक सुविधाओं, ठीक है, प्राइवेट सुविधाओं की बात अलग है, ठीक है, आप वहां पर रोक सकते हो क्योंकि वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो पब्लिक सुविधाएं हैं, उनका इस्तेमाल करने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो यह गलत है, अगर आप रोकते हो तो यह गलत है, और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा
समझा। अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, लेकिन अगर अस्पृश्यता होती है, अगर इस तरह की गतिविधियां होती हैं, तो यहां पर सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की गतिविधियों को होने से रोके। लेकिन अगर सरकार नहीं रोकती है तो वहां पर जनता की ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को इस बात से अवगत कराया जाए एंड मौलिक अधिकारों का उपयोग करके, जैसे कि हाशियाई तबकों ने किया, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। इसी तरह से जनता की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को इन चीजों से अवगत कराए एंड इन अन्यायों पर ध्यान देने के लिए मजबूर करे। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ है, अर्थात छुआछूत के खिलाफ है। छुआछूत के खिलाफ जो अनुच्छेद दिए गए वो केवल एक या दो नहीं है, ठीक है, कई सारे अनुच्छेद दिए गए। कई जगहों पर ऐसा कहा गया है कि भाई छुआछूत अब नहीं रहेगी। ठीक है, दूसरा जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 15। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोई व्यक्ति राजस्थान से आता है, ठीक है, तो उसके साथ में आप यूपी में गलत व्यवहार नहीं कर सकते। जो सुविधाएं उसको राजस्थान में मिल रही हैं, अगर यूपी के व्यक्ति के साथ में सुविधाएं, यूपी के व्यक्ति को वो सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो सुविधाएं राजस्थान से आने वाले व्यक्ति को यूपी में मिलनी चाहिए। अर्थात आप भारत देश के किसी भी राज्य से हो और किसी भी अन्य राज्य में जाओगे तो उस राज्य के व्यक्तियों को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो आपको भी मिलेंगी। ठीक है, अर्थात कोई किसी व्यक्ति का जन्म दूसरे स्थान पर हुआ है, ठीक है, इस वजह से आप उस व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। स्त्री है या पुरुष है, लिंग के आधार पर आप किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप कभी पाकिस्तानी जो रिपोर्टर्स के वीडियोस आते हैं उनको देखोगे तो कई सारे वीडियोस आए जिसमें मैंने देखा था पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू लोग हैं, ठीक है, वो जब रोड पर जो आप देखते हो जो ठेला लगते जहां पर जैसे कि बतासा है, चाट पकौड़ा बेचने वाले, ठीक है, इन लोगों के पास में जाकर जब खाना खाते हैं तो उनके लिए अलग बर्तन रखे गए, प्लास्टिक के दोने वगैरह रखे जाते हैं जो अलग हैं, ठीक है, और उनसे उनके साथ में पर छुआछूत की व्यवस्था बहुत की जाती है कि भाई नहीं, आप छू नहीं सकते हमारी चीजों को, ठीक है, अलग रहकर खाना खाओगे। बाल काटने के लिए अलग से नाई होते हैं, ठीक है, आप किसी भी जगह पर जाकर बाल नहीं कटवा सकते। इस तरह के आचरणों का प्रयोग किया था पाकिस्तान में, लेकिन इस तरह की गतिविधियों का भारत में किसी भी धर्म, किसी भी नस्ल, किसी भी जाति के लोग के साथ में आप नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में अनुच्छेद 15 है कि किसी भी नागरिक के साथ में धर्म, नस्ल, जाति या लिंग या जन्म स्थान के साथ में के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। पाकिस्तान में ऐसा होता है। ठीक है, समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इन प्रावधानों का सहारा लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है अब इसको देखते हैं। अभी तक हमने जो टॉपिक डिस्कस किए आप इनको बहुत ही बारीकी से समझते हुए चलिएगा एंड नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद 15 में बात की गई, अनुच्छेद 17 में बात की गई, ठीक है, तो इनके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जैसे कि अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता और छुआछूत का उन्मूलन है। इसी तरह से अनुच्छेद 15 का कहना है कि किसी भी नागरिक के साथ में धर्म, नस्ल, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप उसके साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। इस तरह के कुछ पॉइंटों को आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि इसी तरह मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी मौलिक अधिकारों का सहारा लिया। जैसे कि हमने यहां पर बात की कि भाई हमारे देश में जो हाशियाई समुदाय के लोग हैं उन्होंने मौलिक अधिकारों का सहारा लिया। ठीक इसी तरह से हमारे देश में रहने वाले जो अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जिसमें आपको मुसलमान भी देखने को मिलते हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, इन्होंने भी मौलिक अधिकारों का अपना एक अलग तरह से सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। ठीक है, कि इन्होंने मुसलमान और जो अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, इन्होंने सबसे पहले धर्म और दूसरा सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता पर इन्होंने स्वतंत्रता के अधिकार पर इन्होंने जोर दिया है। जहां तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है तो मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। देखो इनको क्या कहा जा रहा है, एक बार बारीकी समझो। देखो यहां पर कहने का इसका अर्थ यह कि भाई जो मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जिसमें आपको जैन मिलते हैं, पारसी मिलते हैं, ईसाई मिलते हैं, तो इन लोगों के लिए कहा गया है कि भाई
जो ये लोग हैं सांस्कृतिक धार्मिक समूह को संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है, जैसे कि मुसलमान, पारसी आदि जो ये धर्म के लोग हैं, इन लोगों को आप देखोगे हमारे देश में जगह जगह पर आपको मदरसे खुले देखने को मिल जाएंगे। लगभग हर जिले में आपको 1 2 3 4 5 6 10 12 मदरसे मिलेंगे, लेकिन आपने कहीं भी एक भी किसी भी जिले में गुरुकुल खुला हुआ देखने को आपको नहीं मिलेगा। गुरुकुल हमारे पूरे देश में आपको मुश्किल से 5 या 6 ही देखने को मिलेंगे, वो भी स्पेसिफिक जगह पर हैं जहां पर हमारे धार्मिक केंद्र बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन मदरसा आपको हर जगह पर देखने को मिल जाएगा, हर राज्य में, हर जिले में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि इन लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्या कहा गया है? संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है, कि आप अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ विशेष कार्य कर सकते हो, ठीक है। इस तरह विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है, ठीक है। इनको सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया गया। अच्छा, जो इसका उद्देश्य है वो क्या है, इसको भी समझ लीजिएगा। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर ना तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो, ना ही वह नष्ट हो, ठीक है। इन लोगों को जो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, संस्कृति की सुरक्षा के अधिकार इनको मिले हुए हैं। उसके पीछे का रीजन यही है कि भारत में जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो इनकी संस्कृति के ऊपर अपना वर्चस्व ना दिखाएं और ना ही इनकी संस्कृति को नष्ट कर पाएं। इसके लिए इनको अपनी संस्कृति की सुरक्षा करने का अधिकार मिला हुआ है और इसीलिए इन्होंने अपने जगह जगह पर मदरसे वगैरह खोलकर रखे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग है हाशियाई तबकों के लिए कानून। अच्छा, अब हमें यहां पर समझना है कि हाशियाई तबकों के लिए जब कोई कानून बनाया जाता है या कोई नीति बनाई जाती है या फिर कोई योजना बनाई जाती है तो उसके पीछे का पूरा प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है। देखो, जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उसके पीछे के उद्देश्य कई सारे हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला हो सकता है कि नागरिकों की रक्षा के लिए बनाया जा रहा हो, या फिर हो सकता है कि जनता की भलाई के लिए वो कानून बनाया जा रहा हो, जनता की आमदनी बढ़ाने के लिए कानून बनाया जा रहा है, या फिर जनता को शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया जा रहा है। बेसिकली जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो सरकार का जो उसके पीछे का उद्देश्य होता है, सरकार जो उसके पीछे की अपने रीजंस रखती है वो यही होता है कि भाई जनता की उससे भलाई हो, ठीक है, उस कानून से जनता की भलाई हो, अर्थात जनता की भलाई के लिए कोई भी कानून बनाया जाता है। लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्रवाई नहीं करती। अब यहां पर समझिएगा हाशियाई समाज के लिए कैसे कानून बनाए जाते हैं, उसके पीछे के रीजन को यहां पर समझिएगा। सरकार केवल इसी तरह कार्रवाई नहीं करती, हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई। किनके लिए? हाशियाई समाज के लिए कुछ खास कानून और खास नीतियां बनाई गई हैं। इन नीतियों को बनाने का प्रोसेस क्या रहता है, इसको समझिएगा। बहुत सी नीतियां या योजनाएं किसी समिति की सिफारिशों या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होते हैं। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जब भी किसी हाशियाई समाज के लिए कोई नीति बनाई जा रही होती है या उसका या कोई योजना बनाई जा रही होती है या कोई विशेष प्रावधान हम लाते हैं हाशियाई समाज के लिए, जब सरकार लेकर के आती है तो उसके पीछे मुख्य रूप से दो रीजन होते हैं। सबसे पहला, किसी समिति ने कोई सिफारिश दी है। हाशियाई समाज के लोग स्वयं आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। कई बार ऐसा होता है दबे कुचले हुए लोग होते हैं, ठीक है, तो खुद आगे नहीं बढ़ सकते, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा होता है। तो ऐसे में क्या होता है, कई सारी समितियां होती हैं जो इन समाज के लिए सिफारिश लेकर के आती हैं सरकार के पास में। तो इन सिफारिशों के बलबूते इनके लिए कोई नीति, योजना या कोई कानून बनाया जाता है। इसके अलावा सरकार खुद कोई सर्वेक्षण करवाती है और उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट से सरकार को पता चलता है कि समाज के लोग जो हैं वो दबे हुए हैं या खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट या फिर कहें कि नतीजों पर आधारित सरकार जो है इनके लिए कोई नीति या योजना बनाती है। जैसे कि अगर हम देखें पिछले अध्याय में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, दो तीन चीजों के बारे में डिस्कस किया था। एक प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट आई थी, इसके बाद में इन्होंने कुछ विशेष प्रावधान किए थे, कुछ विशेष नीतियां बनाई थी। इसी तरह से यहाँ पर इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, और इसके बाद में फिर इनके लिए सिफारिशें की गई थी कि किस तरह से इनको शिक्षा के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रोत्साहन प्रदान किया जाए, और तब सरकार ने इसके लिए कदम उठाए थे, ठीक है। तो बेसिकली जब किसी समिति की रिपोर्ट आती है या सरकार सर्वेक्षण करवाती है और सर्वेक्षण के नतीजों से सरकार को पता चलता है कि इस समाज के लिए हमें कुछ विशेष प्रावधान या विशेष नीतियां बनाने की जरूरत है, तब सरकार उनके लिए नीतियां बनाती है। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराए जा सके। भाई जो दबे कुचले हुए लोग हैं, जो स्वयं आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन भी देती है ताकि इन नीतियों के माध्यम से ये लोग खुद आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अब मैं आगे अगले पॉइंट को डिस्कस करना है।
अगली हेडिंग है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। अब हमें यहाँ पर डिस्कस ये करना है कि सरकार किस तरह से समाज में न्याय लाने का प्रयास करती है, सामाजिक रूप से सभी को न्याय प्राप्त हो, सभी को सरकार में अपनी अपनी बात रखने का, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का मौका मिले, इसके लिए सरकार क्या करती है वो अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि संविधान को लागू करने के लिए राज्य व केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमारे समाज के ऐसे लोग जिन्हें ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जिन्हें हाशियाई समुदाय कहा जाता है, या फिर ऐसे लोग जो कि निचले पैदान पर हैं, जो जो अपने अपने लिए खुद आगे नहीं बढ़ सकते, जो गरीबी की श्रेणी में हैं, या फिर जो हाशियाई समुदाय हैं, सीधी बात, ठीक है, जो हाशियाई समुदाय के लोग हैं, इनके लिए कुछ विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करते हैं। और हाशियाकरण में अगर आप देखोगे तो विशेष रूप से जनजातीय आबादी के लोग हैं और जो भारी दलित आबादी के लोग हैं, यही आपको देखने को मिलते हैं विशेष रूप से। इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन विशेष रूप से यही लोग हैं जो आपको हाशियाकरण का शिकार होते देखने को मिलेंगे। तो इनके लिए सरकार क्या करती है, कुछ विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। एग्जाम्पल के रूप में कई स्थानों पर सरकार छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाती है कि भाई ये लोग यहां पर आकर के रह करके स्कूल में पढ़ सकते हैं। क्या है कि इनके पास में कई बार पैसा नहीं होता है कि वहां से निकलकर शहर में आ तो जाएंगे, बट रहेंगे कहां, खाएंगे कहां और पढ़ेंगे कैसे। तो सरकारी एग्जाम करवाया जाता है, ठीक है, फिर उसके माध्यम से छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है कि आप यहां पर रह करके पढ़ाई कर सकते हो। कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित समानता को खत्म करने के लिए, एक मिनट, असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। हाँ देखो, केवल इस तरह के योजनाएं ही लागू नहीं करती, इसके अलावा कुछ कानूनों का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारे देश में जो असमानता चल रही है, इस असमानता को खत्म किया जा सके। अब कानूनों में सबसे पॉपुलर और सबसे विवादास्पद कानून है आरक्षण का कानून, आरक्षण की व्यवस्था। ये इस तरह का एक महत्वपूर्ण कानून कहो या फिर नीति कहो, है इसी तरह की है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण होने के साथ साथ विवादास्पद भी है। शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है इसीलिए दी गई है ताकि समाज में असमानता को खत्म किया जा सके और समानता लाई जा सके। अब इसका अगर एग्जाम्पल की मदद से थोड़ा सा बारीकी से समझें तो इसको समझ लीजिएगा। पहले देखो, आरक्षण अगर नहीं दिया जाता तो आज के टाइम पर आप देखोगे जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, गवर्नमेंट जॉब जो आपको देखने को मिलती है, वहां पर अधिकतर आपको सवर्ण जाति के लोग ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि सवर्ण जाति के लोगों के पास में कहीं ना कहीं, चूंकि शिक्षा का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, इसलिए शिक्षा पर पकड़ इनकी मजबूत थी और शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा आगे भी थे। और इसके अलावा अगर आप देखो तो जनसंख्या में भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा शिक्षित वर्ग अगर हम देखें जनसंख्या में, तो वो आपको सवर्ण जाति या फिर ऊंची जात के लोग जो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको ब्राह्मण हो गए, ठीक है, वैश्य हो गए और क्षत्रिय, यही आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, जो शिक्षित देखने को मिलेंगे। मुस्लिम समुदाय में भी अगर हम देखें तो पिछला जो हमारा डेटा कहता है, एक बार डेटा को देख लेते हैं। मुस्लिमों में शिक्षित लोगों की अगर हम बात करें यहाँ पर, हाँ, ये साक्षरता की अगर बात करें तो हिंदू में 63% है, मुस्लिम में 57% है। यहां पर भी हमें कम देखने को मिलता है। सरकारी नौकरी में अगर हम बात करें तो अगर हम मुसलमानों का प्रतिशत देखें तो वो भी 13% कुल आबादी का देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर हम हिंदुओं में अलग अलग जातियों को देखेंगे तो जितना आरक्षण है, मेरे हिसाब से आरक्षण से थोड़ा बहुत अधिक भले ही हो, उतना ही हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि सभी लोगों को समान रूप से सरकार में भी अपनी अपनी सुविधाएं, सरकार की सुविधाओं का उपयोग करना और सरकार में अपना योगदान देने का समान रूप से सभी को मौका मिले। इसलिए कुछ विशेष तबके के लोगों को, जिनके पास में क्या है कि सुविधाएं उपलब्ध पिछले समय में नहीं थी, ठीक है, या फिर जो आगे खुद नहीं बढ़ सकते, जो हाशियाई तबके के लोग हैं, उनको आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाएगी, ठीक है। इसके पीछे की समझ ये कि हमारे जैसे समाज में जहां कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया, वहां लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इस तर्क पे आधारित है ये आरक्षण का कानून कि भाई पहले इनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, तो अब इनको आरक्षण देकर के सरकार में जगह दिलाई जाए ताकि ये आगे बढ़ के सीख सकें और अपने बच्चों को आगे जो है पढ़ने के लिए कर सकें। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है आरक्षण की नीति
आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है, ये भी देख लो एक बार। तो देश भर के सभी राज्यों और राज्यों के पास में अनुसूचित जाति, जिसमें दलित भी आते हैं, और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी और अति पिछड़ी, इन जातियों की अपनी अपनी एक सूची है सभी राज्यों के पास में, ठीक है। आप जो जाति प्रमाण पत्र बनवाते हो ना, वो लिस्टेड होकर के सरकार के पास में जाता है कि भाई ये इस जाति का व्यक्ति है। और वही एक सूची, इसी तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी है, ठीक है। आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाया, अर्थात सरकार के पास में अपने आप को उस जाति का रजिस्टर्ड करवा दिया कि भाई हम इस जाति के व्यक्ति हैं। अब सरकार के पास जो लिस्ट है उसमें आपका नाम जुड़ गया कि भाई ये व्यक्ति इस जाति का है। अगर ये सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो इसको आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। इसी तरह से राज्य और केंद्र सरकारें दोनों के पास में एक एक सूची होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए या फिर जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति या जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है। भाई अगर सबूत आप नहीं दोगे तो कोई भी व्यक्ति कह देगा कि भाई हम इस जाति के हैं, ठीक है। तो यहां पर जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाता है। अगर आप जनजाति से आते हैं तो जनजाति प्रमाण पत्र होगा, और जाति से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र होगा, ठीक है। अगर कोई खास दाखिला जाति या जनजाति अधिकार, एक मिनट इरेज कर लेते हैं। अगर कोई खास दलित या जनजातीय सरकारी सूची में है, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, अगर कोई खास दलित या जनजातीय सरकारी सूची में है तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ ले सकता है। हाँ वही बात, मतलब अगर आप उस लिस्ट में लिस्टेड हो, ठीक है, जो सरकार के पास में सूची है, तो आप इस आरक्षण का लाभ ले सकते हो। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कॉलेज, खासतौर से मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ या फिर न्यूनतम अंक सीमा तय की हुई। आप सभी जानते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो ये न्यूनतम तय सीमा, अंक सीमा इसलिए तय की गई है ताकि सभी लोगों को इसमें मतलब ना रखा जा सके, ठीक है। जो पढ़े लिखे वही आगे आए, ठीक है, एग्जाम करवाया जाता है। उसके पीछे के रीजन आप सभी जानते हो, ठीक है। इनमें उन्हीं दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया हो और न्यूनतम अंक सीमा में ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। तो जिन लोगों ने ये कट ऑफ जो निकल मतलब जो एग्जाम होता है, एग्जाम पास करते हैं कट ऑफ में, जिनका नाम आ जाता है, उनको छात्रवृत्ति भी दी जाती है। एंड इसके अलावा सरकारी विद्यालय में एडमिशन भी इनको दिलवाया जाता है। होप कि इसके बारे में तो आप लोगों को जानकारी होगी ही होगी, क्योंकि आप सभी छात्र हैं और छात्र होने की वजह से इसके बारे में जानकारी होना स्वाभाविक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि हमारे देश की सरकार ने इनके अधिकारों की रक्षा के लिए किस तरह से काम किया। सबसे पहले कहा जा रहा है हाशियाई समुदाय को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। इन्हीं कई सारे कानूनों में से एक कानून आज के इस चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। इसी कानून के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जब भी किसी समुदाय के साथ में अन्याय होता है, जब भी किसी समुदाय के अधिकारों का हनन किया जाता है, तो उसके लिए किसी भी कानून को कैसे बनाया जाता है, कानून बनाने का प्रोसेस क्या रहता है, आज के चैप्टर में यहां पर अब हमें यही डिस्कस करना है। ओके, तो अगली हेडिंग है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989। जो अधिनियम बनाया गया बेसिकली अत्याचार निवारण अधिनियम है। जो इन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ में अत्याचार हो रहे थे, इनको इस अत्याचार से बचाने के लिए यह कानून बनाया गया, ठीक है। तो अत्याचार किस तरह के हो रहे थे और किस तरह से इसके लिए मांग रखी गई, पूरे प्रोसेस को अब हम आइए एक एक करके यहां पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांग के जवाब में बनाया गया। अर्थात यह कानून सरकार ने अपने आप आकर के नहीं बना दिया। जब इन समुदाय के लोगों ने सरकार के सामने मांग रखी, तो मांग रखने के बाद में सरकार ने इस कानून को बनाया। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा यानी डेली के कामकाज में होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान को रोक लगाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई करे। अर्थात कहने का अर्थ यहां पर यह है कि हमारे देश में रहने वाले जो ये दलित और आदिवासी समुदाय के लोग थे, इनके साथ में डेली के कामकाज में कई सारे ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी जिनको कह सकते हैं कि इनका उसमें अपमान हो रहा था, इनके साथ दुर्व्यवहार किए जा रहे थे। और सरकार के ऊपर इस बात के लिए दबाव पड़ रहा था कि सरकार कोई ठोस कार्रवाई करे ताकि इन दलित और आदिवासियों के साथ में जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो इनका अपमान रोज रोज होता है, इसे रोका जा सके। इस तरह का व्यवहार तो लंबे समय से चला आ रहा था। अगर हम देखें
देखें इनके अपमान की बात या फिर इनके अधिकारों की रक्षा की बात करें तो बहुत लंबे समय से इनके अधिकारों की मतलब इनके अधिकारों का हनन किया जा रहा था, इनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब यहां पर चूंकि हमारे देश में संविधान लागू हो चुका था एंड मौलिक अधिकारों की बात की जा रही थी, धीरे धीरे लोगों को शिक्षा प्राप्त हो रही थी, तो अब यहां पर मौलिक अधिकारों का सहारा लेकर के कई सारी कम्युनिटीज जो हैं सरकार के ऊपर इस बात के लिए दबाव डाल रही थी कि इनके लिए कुछ ठोस कार्यवाही करे। ठीक है, लेकिन 70 के दशक के आखिरी और 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी। हुआ क्या, 70 के दशक और 70 यानी कि 1970 से लेकर के 1990 के बीच में, ठीक है, 70 का दशक अर्थात 1970 से लेकर के 1980 की बात की जा रही है, और 80 के दशक की यहां पर अगर हम बात करें तो 80 के दशक अर्थात 80 का 10 साल, तो 1980 से लेकर के 1990 की बात की जा रही है। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि इस तरह के जो व्यवहार हैं कि अर्थात लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करना या फिर उनका अपमान करना, तो इस तरह के व्यवहार तो लंबे समय से चले आ रहे थे, आजादी के पहले से चले आ रहे थे। लेकिन 70 के दशक के आखिरी में अर्थात 1970 से लेकर के 1980 के बीच में अगर हम देखें, और 80 के दशक में, ठीक है, यानी कि 80 से लेकर के 90 के बीच में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी। अर्थात लोगों के साथ में इतने बड़े पैमाने पर दुर्व्यवहार किया जा रहा था कि उनको मार दिया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, ठीक है, उनको नंगा करके दौड़ाया जा रहा है, ठीक है, उनके ऊपर रंग डाले जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें थी जिनके लिए कानून बनाए गए, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो ये समस्या थी अब हिंसक रूप लेने लगी। अच्छा, हिंसक रूप लेने की वजह क्या थी उसको भी समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो होता है कि भाई आप अज्ञानी हैं, ठीक है, और आप अगर अज्ञानी हैं, आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है, तो आपको जो बताया जाएगा आप वही करोगे। लेकिन अगर आपको जानकारी हो जाती है कि भाई हमें ये अधिकार प्राप्त है, और उसके बाद भी आपसे कहा जाता है कि आप ऐसा करो, तो आप उसका विरोध करते हो। वही हुआ, अभी तक क्या था कि कोई भी कानून नहीं था। जब कानून नहीं था तो ये जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं या दलित समुदाय के लोग हैं या फिर हम कहें जो हाशियाई समुदाय के लोग हैं, ये अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान को सहते चले आ रहे थे। लेकिन जब कानून बना दिए गए और ये जो दलित और आदिवासी समुदाय के लोग हैं ये आगे बढ़कर पढ़ने लिखने लगे, ठीक है, इनको ज्ञान प्राप्त होने लगा, तब इन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जब विरोध करना शुरू कर दिया तो समस्या हिंसक रूप लेने लगी। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब चूंकि इन हाशियाई समुदाय के लोगों ने शिक्षा का दूध पी लिया, ठीक है, शिक्षा ग्रहण कर ली, तो अब यहां पर समाज में हिंसा प्रकट होने लगी। अब उनके साथ आप अन्याय नहीं कर सकते। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए। अर्थात अब चूंकि इनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था, इनको संविधान की जानकारी हो चुकी थी, तो अब ये संगठन बना करके सरकार के सामने आने लगे और अपनी बात को रखने लगे। उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज उठाई, यानी पूरी जोरदारी से आवाज उठाई कि भाई संविधान ने हमें ये अधिकार दिए हुए हैं और सरकार का ये दायित्व बनता है कि हमें संविधान में दिए गए प्रत्येक अधिकार मिलने चाहिए और हमारे साथ अब अन्याय ना हो, ठीक है। अर्थात पूरी जोरदारी से आवाज सरकार के सामने उठाई। तथा कथित जातीय दायित्वों को निर्वाह करने को तैयार नहीं थे। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जो जातीय दायित्व पहले से चले आ रहे थे, जो कि एक चैप्टर में दिया भी गया था, बहुत लंबी स्टोरी है, मैंने इसलिए इस नोट्स में उस स्टोरी को नहीं रखा है, बता देता हूं आपको, सुना देता हूं। एक स्टोरी दी गई चैप्टर में है, उसमें कहा जाता है कि एक गांव है, गांव में क्या है कि हर 5 साल में एक त्योहार मनाया जाता है, स्थानीय देवता की पूजा होती है। अब पूजा से पहले होता क्या है, आसपास के 15-20 गांव के ब्राह्मण आते हैं और उन सभी ब्राह्मणों के पैरों को धुल करके, ठीक है, गांव की जो दलित जाति के लोग हैं उन पैरों को धुलते हैं ब्राह्मणों के, और उस धुए हुए पानी से नहाते हैं। और इस काम को वो लोग क्या मानते हैं, पुण्य का काम मानते हैं, अपने लिए पुण्य मानते हैं। और यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि उन दलितों को कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या है कि एक लड़के की यहां पर बात की गई, वो लड़का क्या है कि बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ था। उस लड़के के दादा ये कार्य करते थे, दादा के बाद में उसके पिता ने किया। अब उस लड़के की बारी थी कि इस प्रथा को वो आकर के निभाए, यानी कि 5 साल में जो पूजा होने वाली है उस पूजा में वो लड़का आए और आसपास के 15-20 गांव के जो ब्राह्मण आने वाले उन सभी के पैर धुले और उस पानी से वो व्यक्ति नहाए, ठीक है। अब ये लड़का चूंकि पढ़ाई कर रहा था बाहर जाकर के, इसलिए इसको ज्ञान प्राप्त हुआ और इसने इस प्रथा को मानने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि भाई अब हम इस प्रथा को नहीं मानेंगे। ये केवल एक प्रथा बताई गई, इस तरह की कई सारी प्रथाएं हमारे देश में लागू थी और आज भी अगर हम देखें तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर प्रथाएं अभी भी चल रही हैं, ठीक है। जब इस लड़के ने मना किया तो इसके ऊपर जोर जबरदस्ती की गई, दबाव डाला गया, सामाजिक बहिष्कार करने की बात की गई, लेकिन इसने जब तब भी ये बात जब नहीं मानी
तो हुआ ये कि जब ये घर गया तो इसकी झोपड़ी को जला दिया गया। जब झोपड़ी को जलाया जाता है तो ये अपनी माँ के साथ में जैसे तैसे झोपड़ी से निकल के आ जाता है बाहर, और फिर ये जाकर के शिकायत दर्ज करवाता है। ठीक है, पुलिस स्टेशन में जाकर के कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसको इसके गांव से निकाल दिया जाता है क्योंकि गांव के सभी लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया था। उसमें अगर हम देखें तो इसके परिवार के लोगों ने भी उस लड़के का बहिष्कार कर दिया था। अच्छा, लड़के का परिवार के लोगों ने बहिष्कार इसलिए कर दिया क्योंकि जो दलित समाज के लोग थे उनको उन ऊंची जात के लोगों के अंडर रहना था, उन्हीं के यहां जाकर काम करना था। अब वो बेफालतू में उन ऊंची जाति के लोगों के साथ में दुश्मनी नहीं लेना चाहते थे। इस तरह की अगर गतिविधियों को हम देखें तो हमारे समाज में जगह जगह पर उस टाइम पर देखने को मिल जाती थी। ठीक है, अब जब हमारे समाज में लोगों को धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होने लगा तो इन जाति दायित्वों को जैसे इस लड़के ने मानने से मना कर दिया, इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने निर्वाह करने से मना कर दिया। अर्थात अब इन जाति दायित्वों को निर्वाह करने के लिए तैयार नहीं थे। समानता का अधिकार चाहते थे सभी लोग। ठीक है, अब जब भाई इस समानता का अधिकार हमारे संविधान में दे दिया गया तो चाहे दलित लोग हों, आदिवासी लोग हों, हाशियाई समाज के लोग हों, सभी लोगों का कहना था जैसे आपको अधिकार प्राप्त है वैसे हमें भी अधिकार प्राप्त है, आप हमें मंदिर में क्यों नहीं जाने दे रहे। अर्थात अब हमें यहां पर अधिकारों के लिए यहां पर बात की जाने लगी। ठीक है, उन्होंने दलितों का अपमान व शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। इसकी वजह से ऊंची जातियों के लोग अपने साथ खुलेआम उनके साथ में खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इस लड़के के घर को जला दिया गया, इसके गांव से इसे निकालकर बाहर कर दिया गया, तो हम ये कह सकते हैं खुलेआम यहां पर एक तरह की हिंसा हो रही। इसी तरह की हिंसा जगह जगह पर अब होने लगी। इसको लेकर हुआ यह कि सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए कि छुआछूत अभी भी जारी है। अब चूंकि संविधान में इस कानून को बना दिया गया था कि आप छुआछूत नहीं कर सकते, तो सरकार इस बात के लिए मजबूर थी कि अगर कहीं भी अब छुआछूत होगा तो उसके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सरकार इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। अब चूंकि ध्यान नहीं दे रही थी तो यहां पर जो दलित संगठन के लोग थे जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली थी, जो आगे बढ़कर के अपने लिए खुद बोलने लगे थे, ठीक है, संगठन बना करके उन्होंने सरकार को इस बात पर ध्यान दिलाने के लिए व्यापक अर्थात बड़े पैमाने पर अभियान चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानून में दलितों के साथ में होने वाले विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान दिया जाए। अर्थात यहां पर अब जो जनता थी, अर्थात जो दलित संगठन थे, इन्होंने सरकार के सामने एक नई मांग रखी कि दलितों के साथ में जितने भी तरह के यहां पर अब अपराध किए जा रहे हैं, फिर यूं कहें कि हिंसा की जा रही जितने भी तरह की, उन सभी हिंसाओं की एक लिस्ट बनाई जाए कि भाई इस तरह की हिंसा दलितों के साथ में होती है और इस तरह की हिंसा आगे चल करके ना हो, इसलिए इन सभी सूचियों को अपराध की श्रेणी में डाला जाए। ठीक है, और इसके लिए अगर कोई ऐसी हिंसा करता है तो उसको सख्त सजा देने का प्रावधान किया जाए। ये मांग रख दी सरकार के सामने। इसके बाद में क्या होता है आइए देखते हैं, इरेज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसके बाद में कहा जा रहा अगले पॉइंट में, इसी प्रकार 1970 और 1980 के दशक में अर्थात 1970 से लेकर के 1990 के बीच में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। यहां तक तो हमने बात कर ली अभी है दलितों की, कि दलितों ने किस तरह से अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपने आप को संगठित किया एंड खुलेआम जो उनके साथ में हिंसा हो रही थी उसके खिलाफ सरकार के सामने व्यापक रूप से अभियान चलाए। इसी समय पर होता यह कि जो आदिवासी समुदाय के लोग थे इन्होंने भी बड़े पैमाने पर खुद को संगठित करना शुरू कर दिया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज उठाई बल्कि अपनी जमीन व संसाधनों को हासिल करने के लिए आंदोलन भी चलाए। इन्होंने केवल इस बात के लिए आवाज नहीं उठाई कि हमको बराबरी का मौका चाहिए, जबकि अगर आप दलितों को देखोगे तो दलित आवाज उठा रहे हैं कि भाई हमको बराबरी का मौका चाहिए, लेकिन यहां पर आदिवासी समुदाय ने इसमें एक और पॉइंट को जोड़ दिया। इन्होंने कहा कि केवल हमको बराबरी का ही मौका नहीं चाहिए बल्कि इसके साथ में हमारी जो जमीन और संसाधन है इसके ऊपर भी हमें हमारा हक चाहिए। ठीक है, जो हमसे छीना जा रहा है। इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ भी जमकर के हिंसा हुई। केवल यहां पर दलितों के साथ में ऐसा नहीं हो रहा था, दलित और आदिवासी समुदाय इन दोनों समुदायों को जो ताकतवर सामाजिक गुट हैं, जिसमें अगर आप देखो तो बेसिक रूप से जो व्यापारी थे वो आते हैं, इसके अलावा जो व्यापारी के अलावा छत्री लोग आते हैं और ब्राह्मण लोग आते हैं। इन तीन वर्ग के लोगों का इनके साथ में बड़े पैमाने पर झगड़ा होता रहता था। ठीक है, तो यहां पर हिंसक रूप से यहां पर भी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि यही वह वजह है
यही वजह है कि इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है। अब जो ये कानून बनाया गया है, ठीक है, अनुसूचित जाति जिसमें आपको ये दलित जाति के लोग मिल जाते हैं, एंड अनुसूचित जनजाति जिसमें आपको आदिवासी समुदाय के लोग मिलते हैं। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ठीक है, चूंकि इसमें अत्याचार निवारण शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो इनके साथ होने वाले जितने भी अपराध हैं उन सभी अपराधों की सूची यहां पर दी गई, जितने अपराध अभी तक इनके साथ में किए गए थे, ठीक है। अगर आप इन अपराधों को देखोगे तो अपराधों की एक बहुत ही लंबी सूची इसमें दी गई है। इसमें कई अपराध तो इतने भयानक हैं कि उनके बारे में सोच कर ही दिल दहल जाता है, जैसे कि इनकी महिलाओं को, इनके पुरुषों को नंगा करके पूरे इलाके में घुमाना, ठीक है, इनको निर्वस्त्र रहने के लिए मजबूर कर देना, ठीक है, इनके ऊपर रंग डाल देना, इनको मतलब ऐसी चीजें खाने के लिए मजबूर करना जो कि सही नहीं है खाने के लिए, ठीक है। कई सारे ऐसे चीजें हैं जो मतलब हम कह भी नहीं सकते यहां पर है, ठीक है। तो बहुत भयानक तरह के अपराध इनके साथ में किए जाते थे। इन सभी अपराधों को एक लिस्ट में शामिल कर दिया। इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है बल्कि यह कानून इस बात की ओर भी इशारा करता है कि साधारण इंसान भी इतने जघन्य कृत्य कर सकता है। यानी कि इस कानून में इस बात को कहा गया कि कोई भी साधारण इंसान कैसे इस तरह के जघन्य अपराध कर सकता है, मतलब अमानवीय यहां पर बात कर दी गई। क्या कहा जा रहा है, इस तरह इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने, एक मिनट, हाँ, साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं। इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीकों को प्रभावित करते हैं और दोषियों को सजा भी देते हैं। अर्थात जो कानून बनाए गए, ठीक है, कानूनों में चूंकि अब यहां पर जो मतलब अपराध किए जा रहे थे उन अपराधों की एक पूरी लिस्ट दे दी गई, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर अपराधों की लिस्ट दे दी गई तो इससे आसान हो गया कि भाई जब भी कोई इस तरह का अपराध किया जाएगा तो उसके लिए क्या सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो कहा जा रहा है इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीकों को प्रभावित करता है और दोषियों को सजा भी देता है। तो यहां पर एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है इन कानूनों में कई स्तर के अपराधों के बीच में फर्क किया गया। जो कानून बनाया गया इसमें जो अपराधों की एक सूची दी गई, ठीक है, इस सूची में भी अलग अलग लिस्ट में अलग अलग अपराधों को रखा गया, ठीक है। अब इसको दो लिस्ट यहां पर दी गई है। दो लिस्टों में मुख्य रूप से 4 या 5 अपराधों को दिया गया है। वैसे कई सारे अपराध हैं लेकिन 4 या 5 मुख्य अपराध जो प्रमुख रूप से पहले किए जाते थे इनको यहां पर दिया गया। एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले में कहा जा रहा है पहला जो अपराध है इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक एवं नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है। पहली लिस्ट में क्या किया गया, जो शारीरिक रूप से खौफनाक थे, जिसमें अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को अखाद्य एवं गंदा पदार्थ पीने खाने के लिए विवश करते हैं, ठीक है, इसको रखा गया, ठीक है, कि भाई ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि कहा गया कि भाई तुम हमारे पैर को धोओगे और फिर इस पानी को पियोगे, ठीक है, ये एक बहुत ही गंदे तरह का काम है। उस टाइम पर ऐसा किया जाता था, ठीक है। एंड इसके अलावा अन्य कई सारे भी अपराध थे जो कि खाने पीने को लेकर के थे। इन सभी की लिस्ट को इसमें रखा गया। कहने का अर्थ यहां पर यह कि जो पहली लिस्ट दी गई इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय, ठीक है, ये नैतिक रूप से निंदनीय भी आता है कि भाई आप किसी दूसरे के पैरों की धुआं पी रहे हो, ठीक है, ये नैतिक रूप से निंदनीय भी है, ठीक है। तो पहले में दिया गया। हाँ, अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई। इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना है जो नंबर 1 सबसे पहला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को अखाद्य यानी ऐसे पदार्थ जिनको खाया नहीं जाना चाहिए, ठीक है, अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं। दूसरी यहां पर नहीं दी गई, तीसरा दिया गया। जो तीसरा अपराध है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को नंगा करते हैं यदि आप, या नंगा घुमाते हैं, या उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं, या कोई और कृत्य करते हैं जो शारीरिक रूप से अच्छा नहीं है, ठीक है, जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है, तो आप इस लिस्ट में आते हैं, ठीक है। ऐसे सभी अपराधों को इस लिस्ट में रखा गया, ठीक है, और इनको सजा दिलाने के लिए इस लिस्ट में इस अपराध को भी डाला गया, ठीक है। दूसरे अगर हम लिस्ट में देखें, पहली अपराध में तो हो गए वो अपराध, मतलब पहली लिस्ट में तो वो अपराध हो गए जो शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान होते हैं, ठीक है। दूसरी लिस्ट में ऐसे कृत्यों की सूची दी गई है जिसके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है। भाई पहले में तो हो गया कि भाई सभी को समानता मिले, ठीक है, असमानता जिन अपराधों की वजह से हो रही थी उन अपराधों को रख दिया गया। दूसरी लिस्ट में ऐसे अपराधों को, ऐसे कृत्यों को रखा गया जिसमें दलित और
और आदिवासी समुदाय के लोग जो थे, इनके संसाधनों को वंचित इनसे किया जा रहा था, ठीक है, उनके साधारण संसाधनों से इनको वंचित किया जा रहा था या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता था। पहले गुलामी वाली प्रथा भी थी। फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति, चौथा यहां पर नियम दिया गया है, मतलब चौथा अपराध दिया गया, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है, ठीक है, जैसे भाई जनजाति आदिवासी समुदाय की जमीन थी और आपने जाकर उस जमीन पर कब्जा कर लिया, या फिर खेती करता है या फिर आप जाकर उनकी जमीन पर खेती करने लगे, या उनके नाम पर या उनके नाम उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेते हो, यानी आदिवासी समुदाय की या दलित समुदाय की जमीन थी और आपने उसे अपने नाम पर करवा लिया, तो उसे सजा दी जाएगी, यानी कि ये एक अपराध के लिस्ट में डाल दिया गया, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे अपराधों को, जितने भी अपराध हैं, इनको बेसिक रूप से दो लिस्टों में डिवाइड किया गया। पहली लिस्ट में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय, ठीक है, जिसे अमानवीय व्यवहार किए गए उनको रखा गया, और दूसरे में किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा ना हो, अर्थात दूसरे के संसाधनों से वंचित ना किया जा सके, संसाधनों की लिस्ट दी गई कि भाई दूसरे को संसाधनों से वंचित ना किया जा सके, ऐसे सभी अपराधों को इसमें रखा गया, ठीक है। एक और स्तर पर यह कानून, एक मिनट, एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध है। तीसरी लिस्ट भी इसमें दी गई। तीसरी लिस्ट में जो दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अपराध चल रहे थे, जैसे कि अगर आप देखोगे काफी टाइम पहले एक, पता नहीं इसको इस लिस्ट में शामिल किया गया या नहीं किया गया, मुझे पता नहीं, लेकिन काफी समय पहले अगर आप देखोगे तो एक स्तन टैक्स करके हुआ करता था, ठीक है, स्तन टैक्स, जिसमें अगर दलित महिलाओं को अपने छाती पर कपड़ा रख के ढकना है, ठीक है, अपनी छाती को ढकना है, ठीक है, तो उसके लिए उनको टैक्स देना पड़ता था। इस तरह का एक प्रावधान किया गया था दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में, ठीक है, जो ब्राह्मणों द्वारा इस तरह के कानून लागू किए गए थे। तो इस तरह के अन्य कई सारे कानून ऐसे थे जो महिलाओं के खिलाफ थे एंड इनके खिलाफ होने वाले अपराधों की लिस्ट में शामिल थे, ठीक है। तो ऐसे सभी तरह के अपराधों को एक तीसरी लिस्ट में डाला गया, इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है। जो ये 11वां अपराध इसमें रखा गया, जिसकी यहां पर बात की गई है, 11वां अपराध है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी भी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर अगर आप हमला करते हैं या उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, यानी कि अगर आप उसके साथ में शारीरिक रूप से जोर जबरदस्ती करते हो कि नहीं नहीं आपको ऐसा करना पड़ेगा मेरे साथ, या किसी भी तरह का अगर आप उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हो, तो आप इस अपराध की लिस्ट में आते हो और आप सजा के हकदार हो, आपको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो 3 लिस्टों में पूरे के पूरे इसमें प्रावधान दिए गए, अपराधों को रखा गया। अपराधों की इसमें एक बहुत ही लंबी सूची दी गई, याद रखना कोई छोटी मोटी सूची नहीं है। इस तरह से इस कानून को पूरा बनाया गया। अब आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम, अर्थात अब देखो यहां पर जो अपराध थे उनकी सूची किस तरह से बनाई गई, ठीक है, और उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। बेसिकली हमने यहां पर समझने का प्रयास किया सबसे पहले कि भाई अपने अधिकारों की मांग को कैसे रखा यहां पर दलितों ने, ठीक है, जिसको हमने यहां पर समझा। फिर आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपनी मांग को यहां पर कैसे रखा, वो हमने यहां तक समझा। फिर अपराध कितने भयानक थे उसको हमने यहां पर समझा। फिर अपराधों के लिए किस तरह से मतलब लिस्ट में रखा गया अपराधों को, वो हमने यहां पर समझा, ठीक है। अब हमें यहां पर डिस्कस करना है कि आदिवासी समुदाय के लोग जो थे, आदिवासियों की मांगे क्या थी, एंड 1989 के जो अधिनियम बनाए गए उसमें आदिवासियों के लिए क्या क्या इसमें प्रावधान किया गया, ठीक है। तो इसके सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे अपराध तो इस लिस्ट में रखे गए एंड इनके लिए सजा का प्रावधान तो किया ही गया है, एंड इसके अलावा एक और वजह है जिसकी वजह से ये जो अधिनियम है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। कई बार क्या होता है, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, ठीक है, तो उस कब्जे को हटाया जाए, ठीक है, एंड आदिवासियों को वो जमीन पुनः मिले, इसके लिए इस कानून का सहारा आदिवासी समुदाय के लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। अपनी जमीन छोड़ाने और जबरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। देखो कई बार क्या होता है, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, ठीक है, तो अपनी जमीन को छुड़वाने और जबरन विस्थापन, जबरदस्ती इनको जो अपनी जमीन छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर रहना पड़ता है, इससे आदिवासियों को बहुत ही परेशानी होती है, ठीक है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। देखो आदिवासियों में भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं और इनके लिए पूरी ताकत से संविधान का सहारा लेते हुए इन प्रावधानों का सहारा लेकर के कोर्ट में अपनी बात को रखते हैं, ठीक है। तो ये आदिवासी कार्यकर्ता इन्होंने भाई कोर्ट के सामने अपनी बात को रखा। इन्होंने कहा कि भाई कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है। जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून
भी जनजातीय समुदाय को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया। कहने का अर्थ यह है कि भाई जो ये 1989 का अधिनियम बनाया गया है, इसमें वही प्रावधान दिए गए जो प्रावधान ऑलरेडी संविधान में दिए जा चुके हैं। संविधान में पहले से कहा गया है कि भाई आदिवासियों की जमीन जो है वो आदिवासियों की रहेगी, ठीक है, और कोई गैर आदिवासी व्यक्ति उनकी जमीन को नहीं खरीद सकता। और यही बात इस अधिनियम में भी दी गई, बल्कि इस अधिनियम में तो इसके लिए कुछ सजा का प्रावधान भी किया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, जबरदस्ती कब्जा करता है, तो उसको सजा दी जाए, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है, इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेच सकता, यानी कि कोई भी आदिवासी व्यक्ति किसी भी गैर आदिवासी व्यक्ति को ये आदिवासियों की जमीन नहीं बेच सकता। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए, ठीक है। जहां पर भी ऐसा किया गया है कि भाई किसी आदिवासी व्यक्ति ने किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जमीन बेच दी जो आदिवासी नहीं है, ठीक है, तो वहां पर चूंकि संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा वापस किया जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहां पर प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं, किसी आदिवासी को अपने जाल में फंसा लिया, उसी के नाम पर पूरी जमीन खरीद ली और वहां पर अलग अलग तरह की मतलब पूरी की अपनी गतिविधियां करने लगते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग तरह का मतलब ये लोग अपना रास्ता निकालते हैं ताकि इनकी जमीन पर कब्जा किया जा सके, ठीक है। इससे इस कानून से ये लोग बच जाते हैं, ठीक है। लेकिन जहां कहीं भी ऐसा नहीं होता है, जो गैर आदिवासी व्यक्ति ही इन जमीनों को खरीद लेते हैं, वहां पर संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए इनकी जमीन को वापस मिलना चाहिए, ऐसा ये लोग कहते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है आदिवासी कार्यकर्ता के जानू, इनका आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं, अर्थात केवल आम जनता ही आदिवासियों की जमीन पर असंवैधानिक तरीके से कब्जा नहीं करती है, बल्कि जो हमारे देश की सरकारें हैं, अलग अलग राज्य की जो सरकारें हैं, ये सरकारें भी आदिवासियों की जमीन पर गैर संवैधानिक रूप से कब्जा कर लेती हैं। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय जमीन का दोहन करने के लिए आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती हैं, ठीक है। यानी कि जो राज्य सरकारें हैं ये इन व्यापारियों को जंगल में प्रवेश दिलवाती हैं और इन गैर आदिवासियों को आदिवासियों की जमीन का दोहन करने के लिए इनको छूट दे देती हैं। इसलिए चूंकि संविधान में ऐसा कहा गया है, इसलिए इन सरकारों को भी इस अपराध की लिस्ट में रखना चाहिए। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। अब भाई संविधान में कहा गया है कि भाई ये जगह आपकी रहेगी, और सरकार एक नए तरीके का मतलब राज्य सरकार एक नए तरीका कोई कानून बना देती है और कहती है कि भाई आज से आप इस जगह पे नहीं रह सकते हो, ठीक है। तो सरकार यहां पर मतलब इन लोगों के साथ में अन्याय कर रही है। इस बात को भी जो सी के जानू हैं, ये एक आदिवासी कार्यकर्ता, इन्होंने यहां पर रखा है। सुश्री जानू का कहना है का यह भी कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और जो अब वापस नहीं लौट सकते, उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह भी है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिसके सहारे वे नए स्थानों पर रह सकें और काम कर सकें। कहने का अर्थ यहां पर यह कि भाई जिन लोगों के साथ में सरकारें पहले से अन्याय कर चुकी हैं, अब उनको वापस नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। इस जो मतलब आदिवासी लोग पुनः जंगल में वापस नहीं आ सकते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए उनके लिए कुछ खास काम सरकारें करें, ठीक है। ऐसी योजनाएं बनाएं जिसके सहारे वे नए स्थानों पर रह सकें और काम कर सकें। पिछले अगर आप देखो चैप्टर में हमने पढ़ा था कि आदिवासी लोगों को जब जंगल से खदेड़ दिया जाता है तो वो शहरों में जाकर के अलग अलग तरह की मजदूरी करते हैं और उनको मजदूरी करनी आती भी नहीं है, इसलिए कम पैसों पर मजबूरन रह करके अपना गुजारा चलाने के लिए उनको वहां पर काम करना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि भूखे पेट भी ये लोग अपने बच्चों को भी नहीं पाल पाते हैं और मर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जगह पर सरकार को यहाँ पर इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके लिए सरकार को कार्यवाही भी करनी चाहिए, इसके लिए योजनाएं चलनी चाहिए। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है। ये कहना है कि इनका इन मतलब जानू जी का कहना है कि भाई अब जब सरकार इन औद्योगिक परियोजनाओं को चलाने के लिए बेहिसाब पैसा खर्च करती है, हमें जंगल से उखाड़ के बाहर फेंक देती है, तो हमें अलग जगह पर विस्थापित करने के लिए वहां पर पुनर्वास देने के लिए थोड़ा सा तो खर्चा कर ही सकती है। सरकार ये खर्चा क्यों नहीं करती है, ठीक है। हमारे साथ ही क्या दुश्मनी है, ये बात कहते हैं ये लोग, ठीक है। इसके लिए भी मतलब यहाँ पर प्रावधान किया गया, ठीक है। जो 1989 का अधिनियम बनाया गया है, इसी अधिनियम का सहारा लेकर के इनका यहाँ पर कहना है। एक सामाजिक कार्यकर्ता ये आदिवासी कार्यकर्ता
कार्यकर्ता जिनको कहा जाता है। अगले पॉइंट में यहाँ पर कहा जा रहा है केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया है। ठीक है, कहने का अर्थ यहाँ पर है केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 ये अधिकार मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, ये अधिनियम पारित किया गया। इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर एक मिनट, अब जो ये कानून पारित किया गया है इस कानून में प्रावधान दिया गया है कि इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि ये कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों, ठीक है, जो वन में रहने वाले समुदाय के लोग हैं जिन्हें हम जनजाति लोग कहते हैं या हम आदिवासी लोग कहते हैं फिर वनवासी लोग कहते हैं, तो वन्य समुदायों के अधिकार को मान्यता देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। जो ये अधिनियम पारित किया गया है 2006 में, ठीक है, वनवासी अधिनियम 2006 जो पारित किया गया है इसमें कहा गया है कि भाई ये कानून जमीन, इस कानून की प्रस्तावना में ये कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों की मान्यता देने के कारण, ठीक है, क्योंकि इनकी वन्य समुदाय को जमीन और संसाधनों पर इनको मतलब अधिकार मिले, अधिकारों को मान्यता प्राप्त है कि भाई जंगल के जो संसाधन है और जंगल की जो जमीन है इसके ऊपर इन वनवासियों का अधिकार होता है। अधिकारों की मान्यता देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए, जो इतिहास में पहले इनके साथ में अन्याय किया गया था, इस अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया। ये जो कानून है ये इसीलिए पारित किया गया ताकि इनके साथ में जो अन्याय हुआ है इस अन्याय को दूर किया जा सके। इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि इस कानून में ऐसी मान्यताएं दी गई हैं कि भाई जो भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, ठीक है, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो वन्य समुदाय के लोग हैं, ये अपने घर के आसपास की जमीन, ठीक है, इसके अलावा खेती के लिए, ठीक है, चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों के अधिकार को मान्यता दी गई। यानी कि इन सभी चीजों के ऊपर इनका अधिकार होता है। सबसे पहले इनके घर के आसपास की जमीन के ऊपर इनका अधिकार होता है, फिर खेती योग्य जो जमीन है इनके घर के आसपास वाली वहां पर इनका अधिकार होता है, फिर चराई योग्य जहां पर अपने जानवरों को चराते हैं इस जमीन पर भी इनका अधिकार होता है, फिर इसके अलावा गैर लकड़ी वन उत्पाद यानी कि वन से निकलने वाले ऐसे उत्पाद जो लकड़ी के नहीं है, ठीक है, यानी जंगल को आप काट नहीं सकते, ठीक है, जंगल की लकड़ी को नहीं काट के बेच सकते, बाकी जो गैर लकड़ी उत्पाद हैं इन सभी के ऊपर इनके अधिकारों को मान्यता दी गई, यानी कि इन सभी के ऊपर इनका अधिकार है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है। वन एवं जैव विविधता संरक्षण ये जो कानून बनाया गया है, ठीक है, ये वनवासियों के अधिकार में आता है, ठीक है, यानी कि इनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है, वन एवं जैव विविधता संरक्षण ये भी इनके अधिकार में आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारी हेडिंग है हाथ से मैला उठाने का कलंक। अब ये भी समझ लो एक बार, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग झाड़, टीन और टोकरियों के सारे अ, पशुओं और इंसानों के मल मूत्र को लगते हैं। यहाँ पर लगते होगा, लगाते नहीं, ठीक है, एक मिनट। बहुत सारे लोग झाड़ यानी कि जो फूस पास होती है, ठीक है, उससे टिन यानी कि टीन के मतलब कई सारे होते हैं, ठीक है, यानी कि कोई पात्र ले लिया उससे, टोकरियों के सारे पशुओं इंसानों के मल मूत्र को ठिकाने लगाते हैं। हाँ, ठिकाने पर लगा। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे घर का जो टैंक होता है उसको साफ करने के लिए हम लोगों को लेकर के आते हैं और वो उस टैंक को साफ करने के लिए टोकरियां लेकर के आते हैं और पूरा का पूरा मल मूत्र निकाल कर ले जाते हैं और किसी अन्य स्थान पर फेंकते हैं। उसी की यहाँ पर बात की जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं। वे बिना पानी वाले सूखे शौचालयों से गंदगी उठाकर दूर के स्थानों को पर फेंकने के लिए जाते हैं। गांव में बेसिकली ऐसा पहले बहुत हुआ करता था, ठीक है। पहले क्या होता था, गांव में रहने वाले जो एक स्पेशल जाति के लोग हैं जिन्हें कहीं कहीं पर भंगी कहा जाता है, कहीं पर कुछ और कहा जाता है, अलग अलग इलाकों में कहीं पर भंगी कहा जाता है, कहीं पर पाखी कहा जाता है, तमिलनाडु में इनको सिक लयार कहा जाता है, ठीक है। तो इनके अलग अलग नाम है अलग अलग इलाकों में, कहीं पर पाखी हो गया, कहीं पर भंगी हो गया। तो ये एक स्पेशल जाति है जो इस तरह के काम करती है। पहले क्या करते थे, ये जो सूखे शौचालय भी कई सारे हुआ करते थे, यहां से ये पूरी गंदगी को उठाते थे और किसी दूसरे स्थान पर जाकर के फेंक करके आते थे, ठीक है। हाथ से
से मैला उठाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं। अगर आप देखो तो आज भी इनका यही काम है। यह काम आमतौर पर दलित औरतों और लड़कियों के हिस्से में आता है। आज के टाइम पर हम देखें तो औरतें और लड़कियां ऐसे काम नहीं करती, बट पहले ऐसा हुआ करता था। पहले लड़कियां और औरतें ही दलितों की ये काम किया करती थी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में सक्रिय सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग 1 लाख लोग यह काम कर रहे हैं। क्या कहा जा रहा है, देखो आंध्र प्रदेश के सक्रिय सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार जब ये आंदोलन चलाया गया था तो इन्होंने ये कहा था कि भाई दलित समुदाय के लगभग 1 लाख लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं, ठीक है। सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थितियों में काम करते, यानी कि इनके साथ में छुआछूत के व्यवहार होते, इनके साथ में मानवीय व्यवहार नहीं किए जाते, ऐसे व्यवहार किए जाते जो मानवीय स्थितियों के विरुद्ध हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर जो ये आंदोलन चलाए गए थे, इस आंदोलन में कहा गया कि सिर पर मैला ढोने वाले जो ये लोग हैं, ठीक, इनके साथ में अमानवीय स्थितियों में ये अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं, इनके साथ में अच्छे व्यवहार नहीं किए जाते हैं। इस काम के कारण उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना रहता है, ठीक है भाई। लैट्रीन वगैरह को उठाना, इस गंदगी को साफ करने के लिए हैजा जैसी बीमारियां भी कभी कभी हो जाती है, तो इनके साथ में मतलब इनके स्वास्थ्य को भी गंभीर खतरा बना रहता है। वे लगभग ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते हैं जिससे उनकी आंखें, त्वचा, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है। इस काम के लिए उन्हें बहुत मामूली वेतन मिलता है। अब चूंकि ये काम करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको जो वेतन दिया जाता है कई बार क्या होता है कि बहुत ही मामूली वेतन होता है। किस तरह से मामूली वेतन होता है इसको समझिएगा। जैसे कि भाई आप कई बार क्या होता है, आज भी हमारे गांव में जब कोई टैंक खाली करवाने के लिए लोगों को बुलाता है तो लड़के लोग आते हैं और इतना बड़ा टैंक जैसे है, ठीक है, अब इस टैंक को पूरा खाली करने के लिए मुश्किल से इनको 1,000 रुपए दिया जाता है, ठीक है, 1,000 रुपए। आज के टाइम पर मैं अपने गांव की बात कर रहा हूं, 1,000-2,000 रुपए दिया जाता है, और ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है आज के टाइम को देखते हुए, ठीक है, इस तरह के काम को ऊपर से देखते हुए, ठीक है, इस तरह की स्थितियों में देखते हुए। अगर हम यहाँ पर बात करें सरकारी वेतन की या फिर अन्य स्थितियों की बात करें तो नगर पालिका में काम करने वालों को रोजाना 200 रुपए मिलते हैं। 200 रुपए रोजाने का मतलब समझ रहे हो आप, 6,000 रुपए महीने का दिया जाता है इनको, ठीक है। जो रोजाना सफाई करने का काम करते, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, इनको 6,000 रुपए दिया जाता है। अब आप कहोगे कि सरकारी सैलरी में तो काफी अधिक मिलता है। आप एक बात पर गौर करना, आज के टाइम पर भी अगर हम देखें, पहले ऐसा ही होता था, पहले 200 रुपए ही मिलते थे, ठीक है। आज के टाइम पर भी अगर हम देखें सैलरी तो बढ़ गई है, लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वो कभी सफाई करने के लिए नहीं आते। वो अपने लिए अपने नीचे अन्य दलित लोगों को लगाते हैं और कहते हैं कि भाई हम आपको 6-7 हज़ार रुपए देंगे, आपको डेली ये काम करना है, और खुद कार पे बैठ के घूमने लगते हैं। भाई 40-45 हज़ार रुपए सैलरी मिलती है तो खुद वो काम नहीं करेंगे, अपने ही लोगों को अपने नीचे लगा करके उनके साथ में वो खुद अब अमानवीय व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा कई स्थानों पर देखा गया, हमारे यहाँ भी होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम क्या बात करें, नगर पालिका में काम करने वालों को रोजाना 200 रुपए मिलते हैं, जबकि निजी घर में काम करने वालों को इससे भी कम पैसा दिया जाता है। आप देखोगे गांव देहात के क्षेत्रों में जो घर में बर्तन धोने के लिए महिलाएं आती हैं, ठीक है, या फिर जो लड़कियां आती हैं बर्तन धोने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, इनको महीने का 1,500 दिया जाता है। मैंने कई जगहों पर देखा महीने का 1,000 दिया जाता है कि भाई आप बर्तन धुल के जा रहे हैं, आपको महीने का 1,000 मिल रहा है, ठीक है। आप साफ सफाई करके जा रहे हैं, आपको महीने का 1,500 दिया जा रहा है, ठीक है। इस तरह का वेतन दिया था। ये कोई अच्छा वेतन है? बताओ मुझे। आपके यहाँ पर आकर के इस तरह की स्थितियों में इस तरह का काम कर रहा है और आप इतना वेतन दे रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए बात खड़ी करी गई यहाँ पर। इसके अलावा भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की प्रथा को खत्म कर दिया गया, अर्थात छुआछूत की प्रथा को खत्म किया जा चुका है। फिर भी हाथ से मैला उठाने वालों को कई जगह अछूत माना जाता है। गुजरात में भंगी, आंध्र प्रदेश में पाखी, तमिलनाडु में सिक्कलयार इसी श्रेणी में आते हैं, ठीक है, ये इसी श्रेणी में आते हैं। अगर हम बात करें हमारे उत्तर प्रदेश में भी इन लोगों को भंगी ही कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली ये नाम दिए गए, अगर आप इस लिस्ट में आते तो बुरा मत मानना, ठीक है। हमारे यहाँ पर मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा ही, हमारे यहाँ नहीं मतलब हर जगह पर छुआछूत की तो हमारे यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। हमारे साथ में ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस कम्युनिटी के, हम लोग मैच वगैरह खेलते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं, ठीक है। हमारी कम्युनिटी में ऐसा बहुत कम हो चुका है, लेकिन हाँ इनको इस नाम से कई बार बुलाया जाता है और जब बुलाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है इन लोगों को, ठीक है। तो ये नाम इनको दिए गए। आमतौर पर उन्हें गाँव के किनारे अलग टोलों में रहना पड़ता है। बेसिकली हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पर अपने गाँव की अगर बात करें तो गाँव में किनारे पर ही लोग रहते हैं, बट इनके आसपास में कई सारे चक्की वगैरह अन्य कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको शामिल करके रखा है। तो छुआछूत की भावना नहीं है, और इसके पीछे का मुख्य रीजन है राजनीति।
इनकी वोट बैंक काफ़ी अधिक है, ठीक है। तो इनसे वोट मांगने के लिए यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो लोग जाते हैं तो इनके पैर भी छू लेते हैं, ठीक है। राजनेता वो चीज़ है कि भाई सुबह से शाम तक मतलब इन सभी लोगों के पैर छुएगा और शाम को जब जाएगा खाने के लिए तो नहा के खाना खाएगा, ठीक है। ऐसी कई जगहों पर देखने को मिलता है, ठीक है। उन्हें मंदिर, सार्वजनिक जल सुविधाओं आदि के पास फटकने नहीं दिया जाता। ये ऐसा पहले हुआ करता था, आज भी कई जगह पर ऐसा होता है, ठीक है। आज भी कई जगहों पर ऐसा होता है, मैं नहीं कह सकता कि नहीं होता है, बट ऐसा है, ठीक है। अब कम हो चुकी ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई क्लीनर्स प्रोविहिशन एक्ट 1993 पारित किया था। ये एक एक्ट है, एक तरह का कानून है जो पारित किया गया था 1993 में। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालय के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। इसमें क्या है कि भाई इस कानून में ऐसा कहा गया कि भाई आप किसी व्यक्ति को ऐसे काम पर नहीं रख सकते हो जो अपने सिर के ऊपर मैला रख करके ऐसे ढोने के लिए जाता है, ठीक है। या फिर शौचालय के निर्माण, एक मिनट, सूखे शौचालय के निर्माण पर। सूखे शौचालय में पहले क्या होता था, एक शौचालय बना दिया गया, ठीक है। यहाँ पर बैठ के आप सोच करेंगे और जो भी मैला होगा यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। उस मैला को, उस लैट्रिन को डे बाई डे यानी कि दिन के दिन हुई उठाकर फेंकना होता है, या फिर कुछ अलग तरह के प्रावधान भी इसमें होंगे, ठीक है। तो सूखे शौचालय आई थिंक इसी को कहा जाता है, ठीक है। यही होगा, मुझे विशेष रूप से इसकी सूखे शौचालयों की जानकारी नहीं, क्योंकि हमारे इलाकों में वैसे शौचालय रह नहीं गए हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने तो अभी देखा नहीं अपनी सोच में। सूखे शौचालय का अर्थ यही होगा, अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरह के होंगे कि भाई डेली की डेली वहाँ पर लोग अपना मैला करने के लिए जाते हैं और ये अन्य लोग जो हैं उस मैले को उठा करके ले जाते हैं और बाहर जाकर फेंकते हैं। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक ट्रॉली टाइप की लेकर के आते हैं, ठीक है, टैंक को खाली करने के लिए, एंड फिर उस पूरे के पूरे टैंक से जो भी मैला होता है निकाल कर इस ट्रॉली में डालते हैं और ले जाकर बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। इस तरह के काम करते हैं। अच्छा, जो 1993 में जो ये एक्ट पारित किया गया, जो ये कानून बनाया गया, इसमें साफ कहा गया, ये कानून में कहा गया कि मैला उठाने, सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखना, ठीक है, एंड सूखे शौचालय बनाना, इन दोनों पर पाबंदी। अगर आप ऐसा करते हो तो ये अब एक अपराध माना जाएगा। इसके अलावा 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों व व्यक्तियों ने, जिसमें 7 मैला ढोने वाले भी शामिल हैं, जो 13 अन्य संगठन और व्यक्ति हैं, इन 13 संगठनों में से 7 संगठन और व्यक्ति मैला ढोने वाले थे। इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। जनहित याचिका के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड आगे के चैप्टर्स में इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जनहित याचिका क्या है ये आगे के चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। जनहित याचिका दायर की। याचिका में याचिका करने वालों का कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। देखो ऐसा क्या हुआ, जब ये कानून बनाया गया तो गांव देहात के क्षेत्रों में ये चीजें कम हो गई, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी जो सरकारी उपक्रम थे, जिसमें जैसे कि रेलवे हो गया, ठीक है, रेलवे वगैरह वाले क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियां फिर भी जारी थी। एंड कुछ ऐसे पिछड़े इलाके जहां पर इस तरह की नीतियों को माना जाता था, ठीक है, जहां पर एम्प्लॉयमेंट की कमी थी, ठीक है, ऐसी क्षेत्रों में, एंड जहां पर कानून का सख्ती से पालन नहीं किया जाता था, वहां पर इस तरह के बड़े पैमाने पर गतिविधियां चल रही थी, ठीक है। इसकी जनहित याचिका दायर की गई कहां पर, सर्वोच्च न्यायालय में। यहां पर कहा गया कि इस तरह की प्रथाएं न केवल आज भी चल रही हैं बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में बड़े पैमाने पर प्रचलित हैं। याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया। इसके जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि 1993 में पारित किया गया कानून, जो ये एक्ट है 1993 का, ये कानून देश भर में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में इजाफा, एक मिनट, कानून के, हाँ एक मिनट, निष्कर्ष दिया। हाँ, जब ये याचिका दायर की गई तो इसके बाद में क्या किया गया, इसको लेकर के इन्होंने जांच करवाई सुप्रीम कोर्ट ने, और जांच करवाने के बाद में इनको पता चला कि 1993 में ये कानून पारित करने के बाद भी सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। जब इजाफा हुआ ये इनको पता चला तो न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार, इन दोनों के प्रत्येक विभाग और मंत्रालय को आदेश दिया कि 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाया जाए, और अगर सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलन में पाई जाती है तो संबंधित सरकारी विभागों को ऐसे मामलों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। यानी कि जिन लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है, जिनको जबरदस्ती ऐसा करवाया जा रहा है, उनकी इस दरिद्रता से मुक्ति की जाए, अर्थात उनको इस काम से मुक्त किया जाए, ठीक है, और इनके पुनर्वास के लिए, अर्थात इनके किसी अन्य काम में इनको लगाने के लिए, इनको कोई और रोजगार दिलवाने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम चलाए जाएं, ठीक है। देखो, सिर्फ कानून बनाने से ही काम नहीं चल जाता है, बल्कि उस कानून को सख्ती से लागू करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी होती है बेसिकली कार्यपालिका की, सरकार लागू
लागू करवाती। ठीक है, तो यहाँ पर कार्यपालिका की विफलता की वजह से 2003 तक इसमें इजाफा हुआ। फिर जब यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका को दायर किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया कि जांच करवाओ, अगर ऐसा हो रहा है तो इसको बंद करवाओ। ठीक है, और बंद करवाने के अलावा जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर क्या है कि पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। ठीक है, और फिर इसके बाद में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को के नियोजन का प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 को लागू किया गया। और मैं चूंकि मतलब इस समय मतलब मेरी ज़्यादा मतलब सुत नहीं थी। ठीक है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैंने इन चीज़ों को नहीं देखा। 2003 में जब याचिका दायर की गई तो हमारे यहाँ पर इस समय पर बंद हो चुका होगा। ठीक है, 2013 तक आते आते बिल्कुल खत्म हो गया होगा। 2008-9 तक मैं अगर उस समय तक की मुझे याद है। ठीक है, 8, 7, 6, 5 तक की याद है, तो तब तक तो मतलब इस तरह की गतिविधियाँ नहीं थी, हमारे यहाँ पर खत्म हो चुकी थी। ठीक है, तो मुझे इस तरह की चीज़ों की जानकारी बहुत ही कम है। ठीक है, मतलब इस तरह की जो ये चीज़ें हो रही थी मैंने रियलिटी में नहीं देखी, पढ़ा लिखा तो मैंने इनके बारे में भी है। ठीक है, तो 2013 में इनके लिए पुनर्वास अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, अब पूरे चैप्टर का अगर निष्कर्ष देखा जाए तो किसी अधिकार या कानून या नीति कागज पर लिख देने का मतलब ये नहीं होता है कि अधिकार या कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुका है। आज के इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हमें तो यही पता चलता है कि किसी भी कानून को, किसी भी अधिकार को या नीति को सिर्फ कागज पर लिख देने में या फिर संविधान उसका कानून बना देने से ये निश्चित नहीं हो जाता है कि भाई वो कानून लागू ही किया जा रहा है। इन प्रावधानों को आमली जामा, एक मिनट, इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिशें करनी पड़ती, और इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि भाई हमने कानून तो बना दिया है, लेकिन आप लोगों को सरकार में आकर भाग लेना होगा ताकि इन कानूनों को आगे चल करके लागू किया जा सके एंड आपकी आज़ादी बनी रहे। ठीक है, बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है। हर व्यक्ति बराबरी की चाह रखता है, इज्जत की चाह रखता है और सम्मान की चाह रखता है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, यह बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाज भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी, सांगठनिकता की प्रक्रियाओं के जरिए प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिए। एक मिनट, क्या कहा जा रहा है थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसी प्रकार, एक मिनट, हाँ, इसी प्रकार समाज में संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और संगठनिकता की प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिए। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जैसे हमने यहाँ पर देखा, दलित और आदिवासी समुदाय ने, बेसिकली हाशियाई समुदाय के लोगों ने अपने लिए संगठित होकर के आवाज उठाई, संघर्ष किया। ठीक है, सरकार से सौदेबाजी की। ठीक है, सरकार के सामने अपनी बात को रखा और इनको इनके अधिकार मिले। इसी तरह से ये प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिए ताकि अलग अलग समुदाय के साथ में जो अन्याय होता है उस अन्याय से उनको बचाया जा सके। ठीक है, और वो अपने लिए आवाज रख सके और उनको न्याय मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमने ये पूरा समझ लिया है। अब कुछ शब्द संकलन है जिसमें कुछ टॉपिक दिए गए, इनको एक एक करके समझ लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अन्य यहाँ पर शब्द जो दिए गए, सबसे पहले आग्रही, जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे आग्रही कहते हैं, यानी कि आग्रह करना। ठीक है, पूरी ताकत से हम सरकार के सामने अपनी बात को रख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का आग्रही हो गया। बहिष्कार, सभी लोग जानते हैं, इसका मतलब किसी व्यक्ति या समुदाय को बाहर निकाल देने या प्रतिबंध कर देने से होता है बहिष्कार। ठीक है, अगला है नैतिक रूप से निंदनीय। ये ऐसे कृत्य होते हैं जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सारे कायदे कानून के खिलाफ होते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि भाई जो नैतिक रूप से निंदनीय है, अभी इसको हमने इस्तेमाल किया था चैप्टर में जब अपराधों की लिस्ट रखी गई थी। ठीक है, कि भाई आदिवासी और दलितों के साथ में जो अपराध किए जा रहे हैं उन अपराधों की लिस्ट में हमने देखा था कि इन अपराधों की लिस्ट में ऐसे अपराध भी शामिल हैं जो नैतिक रूप से निंदनीय है। ठीक है, तो इसमें ऐसे कृत्य होते हैं जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सारे कायदे कानूनों के खिलाफ होते हैं, यानी कि ऐसे कृत्य, ऐसे काम जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सभी कायदे कानूनों को तोड़ के खड़ा होता है। ठीक है, यानी कि जिसमें किसी भी तरह की अच्छाई बची ही ना हो, राक्षसों जैसे व्यवहार करना। ठीक है, इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे घृणित और अपमानजनक कृत्यों के लिए किया जाता है जो समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों के खिलाफ होते हैं। जो समाज में हम मूल्य बना के चलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और वैसा नहीं होता है। ठीक है, अपमानजनक और घृणित कृत्य जब कोई करता है तो उसके लिए हम नैतिक रूप से निंदनीय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते, एक मिनट। अगले पॉइंट में नीति, तो एक घोषित कार्य दिशा जो भविष्य का रास्ता बताती है, या फिर हम कहें कि भाई एक नियम भविष्य को देखते हुए। ठीक है, एक नीति, ठीक है, एक घोषित कार्य दिशा कि आगे चल करके हम इस तरह से कार्य करेंगे जो हमारे भविष्य को इस तरह का बनाएगा। लक्ष्य तय करती है
या अपनाए जाने वाले सिद्धांतों व दिशा निर्देशों की व्याख्या करती है। उसके लिए नीति शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि भाई हमारी नीति इस तरह की है कि हम भविष्य में इस तरह से चलेंगे, हमारा भविष्य का लक्ष्य ये रहेगा, सिद्धांत हमारे ये रहेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। हमारे सरकारी नीतियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, हमने सरकारी नीतियों का उल्लेख किया है, लेकिन स्कूल, कंपनी आदि अन्य संस्थानों की भी अपनी नीतियां होती हैं, जो कि प्राइवेट नीतियां होती हैं। हम टारगेट करते हैं कि इस तरह से आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें स्पेशली, तो हमने क्लास 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी को एक स्पेशल तरह से पढ़ाया, ठीक है। एंड हमारी 9 से लेकर के जो आगे की 12 तक की सीरीज आने वाली है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अभी तक यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस आपको देखने को मिले, चाहे एनसीईआरटी की हो या किसी अन्य सब्जेक्टों की हो, सभी से एक नहीं पूरे 100 नंबर ऊपर की क्लासेस एंड नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं बहुत ही साइंटिफिक रिसर्च के साथ में इसके नोट्स बना रहा हूं एंड क्लासेस भी उसकी बनाई जा रही हैं। बहुत ही जल्दी 9 से 12 तक की साइंटिफिक मतलब क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। हर एक टॉपिक पर हम बहुत ही डीपली बात करेंगे। स्पेशली यूपीएससी तक की अगर आप तैयारी करें तो हमारी एनसीईआरटी की ये क्लासेस आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। हमारी एनसीईआरटी की क्लासेस ज्वाइन करने के बाद में आपको पेड कोर्सेस लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जो 10,000 15,000 में पेड कोर्स बेचते हैं ना एनसीईआरटी के, अगर आपने हमारी क्लासेस को उतना सपोर्ट दिया जितना मैं मतलब उम्मीद कर रहा हूं, तो ये सारे कोर्स बेचना बंद हो जाएंगे, सबकी दुकानें बंद होंगी, ठीक है। हमारी क्लासेस सारी बिल्कुल फ्री में रहेंगी। अब एक गरीब से गरीब बच्चा भी हमारे क्लासेस को देखकर नोट्स भी बना पाएगा, क्योंकि हम नोट्स के माध्यम से क्लासेस करवाने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि हम अभी हमेशा करवाते हैं, तो हर व्यक्ति कर पाएगा, इस तरह की हम क्लासेस बना रहे हैं, ठीक है। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। 2 चैनल है, दृढ़ संकल्प और दृढ़ संकल्प 2.0। यहाँ पर इस चैनल पर हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस करवाई, क्लास 8 तक की। 9 से 12 तक के जो नोट्स हैं वो रेडी किए जा रहे हैं, ठीक है, इसके भी। एंड बहुत ही जल्दी इसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने एनसीईआरटी की बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई हैं। कई सारे क्वेश्चंस के मतलब कई सारे चैप्टर्स के यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। खरीदने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन के साथ में सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, फेसबुक पर भी कर लीजिएगा। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हो, एंड फेसबुक पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर आपको नहीं मिला है तो आप ये सर्च कीजिएगा, एंड इसी तरह से आप टेलीग्राम पर सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो जिसे भी एनसीईआरटी के नोट्स परचेस करने इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स परचेस कर सकते हो। एंड इसके अलावा नोट्स के हमने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिस पर क्लिक करके भी आप एनसीईआरटी के नोट्स डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स कैसे परचेस करने उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। मैंने गाइड वीडियो बना के दे दिया, डाउनलोड एनसीईआरटी नोट्स करके लिखा होगा, ठीक है। तो हमारे चैनल पर आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जन सुविधाएं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर बड़ा भी है, जिसमें हम जीवन के अधिकार के रूप में पानी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिकली हम यहाँ पर बात करेंगे संविधान में दिए गए उन अधिकारों की जो जनता के जीवन के लिए जरूरी हैं। जन सुविधाएं, ऐसी जन सुविधाएं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं और सरकार इन चीजों को उपलब्ध कराने के लिए मजबूर है। अगर आपको ये जन सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो आप सरकार के सामने जाकर के अपनी बात को रखिएगा एंड इसकी मांग कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो सरकार को जन सुविधाएं के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं इसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है, कि भाई इनको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं। इसके अलावा क्या सबको पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी एक बड़ी बात है, ठीक है। किसान से पानी छीनना ये एक अलग तरीका है। विकल्प की तलाश, अगर मतलब पानी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, पानी को टारगेट करके इसमें स्पेशली हमने बात की है जन सुविधाओं की, ठीक है। इसके अलावा पोतों एलेंगो की सार्वजनिक जल आपूर्ति, स्वच्छता संबंधी जन सुविधाओं का विस्तार, ठीक है। इसके अलावा निष्कर्ष पूरे चैप्टर का सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर अगला चैप्टर हमारे रहेगा कानून और सामाजिक न्याय, और इसी के साथ में चैप्टर कंप्लीट होगा। लास्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम डिस्कस करेंगे 2 दिन बाद, ठीक है। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही था। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।